आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंक्रोनस मशीन का ईएमएफ इक्वेशन, हाउ इट इज टू बी डिराइव्ड, कैसे डिराइव्ड होती है, और इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी निकलेगा, वो भी हम देखने वाले हैं। और दूसरा हम देखेंगे कि जो ईएमएफ इक्वेशन होती है सिंक्रोनस मशीन की, उसमें दो फैक्टर हम यूज करते हैं बेसिकली। वो दोनों फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, उनका क्या नाम है और वो किस तरीके से निकालते हैं, उनकी क्या वैल्यू होती है और उनका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे सिंक्रोनस मशीन में, ये सब हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं ये जो एक या दो लेक्चर की सीरीज होगी है, सिंपली इसको सीरीज तो क्या बोले, दो लेक्चर का एक सेट होगा, उस सेट में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो ईएमएफ इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं, ईएमएफ इक्वेशन सिंक्रोनस मशीन के हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा हम फैक्टर्स रिलेटेड टू ईएमएफ इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। उनमें होगा एक फैक्टर होगा कोडिंग फैक्टर, कोडिंग फैक्टर या कोयल स्पान फैक्टर भी बोलते हैं इसको, और कोयल स्पान फैक्टर एंड थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ये बेसिकली तीन फैक्टर हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये तीन टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं सिंक्रोनस मशीन में। इजीली हम इनको अंडरस्टैंड कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिंक्रोनस मशीन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए। तो चलो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ईएमएफ इक्वेशन की, कि ईएमएफ इक्वेशन सिंक्रोनस मशीन की क्या होती है और इसको किस तरीके से डिराइव करते हैं, किस तरीके से हम इसको निकालते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें तो सिंक्रोनस मशीन में दो तरह के रोटर होते हैं, एक सिलेंड्रिकल रोटर, एक सैलिएंट पोल रोटर। तो आई एम कंसीडरिंग हियर सिलेंड्रिक सैलिएंट पोल टाइप रोटर, कि एक सैलिएंट पोल का रोटर है। ये सैलिएंट पोल टाइप का एक रोटर है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं इसको बना रहा हूँ। एक सैलिएंट पोल टाइप रोटर है। अब इसके बाद मुझे क्या बनाना है, स्टेटर बनाना है। तो ये इसके बाद मैंने स्टेटर बना दिया, सिंक्रोनस मशीन का एक स्टेटर मैंने बना दिया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। अब किस तरीके से अपन इसको करते हैं वो भी देख सकते हैं। तो अब अपने को क्या करना होता है सिंक्रोनस मशीन में, देखिए जो जो अपने यहाँ से सीख रहे हैं, बोलते हुए जा रहे हैं, वही इसमें होता है। तो बार बार हमारा रिवीजन भी हो रहा है। हम क्या करते हैं कि जो सिंक्रोनस मशीन होती है उसके रोटर को फील्ड वाइंडिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो हमको इसको फील्ड वाइंडिंग प्रोवाइड करानी है, और फील्ड वाइंडिंग को हम डीसी सप्लाई देते हैं। डीसी सप्लाई क्यों देते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और एक बार फिर कर लेंगे अभी जब इसका एंड रिजल्ट आएगा ईएमएफ इक्वेशन डेरिवेशन का, तो हम फिर देख लेंगे। तो हमको इसको डीसी सप्लाई देना है, तो मैं इसमें एक फील्ड वाइंडिंग माउंट कर देता हूं। सपोज दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट पोलरिटी के, क्रॉस पोलरिटी का कंडक्टर इधर है, तो डॉट पोलरिटी के कंडक्टर्स इधर होंगे, डॉट पोलरिटी के कंडक्टर्स इधर होंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से बाउंड भी कर सकते हैं वाइंडिंग को। वो नहीं करके हम सीख चुके हैं कि इस तरीके से भी कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसे बना दिया। अब ये क्रॉस है, ये डॉट है, और इसको डीसी सप्लाई दे रखी है। कौन सी सप्लाई दे रखी है, इसको डीसी सप्लाई दे रखी है अगर हमने, तो क्या होगा, डीसी सप्लाई की वजह से इसमें राइट हैंड थंब रूल यूज करें, क्रॉस से फिंगर्स को अंदर डालें और डॉट से बाहर निकालें, तो जो थंब की डायरेक्शन होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। सो मैग्नेटिक फील्ड इस वाइंडिंग की वजह से ऐसे फ्लो होगा, तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। दिस पोल विल बिहेव्स एज अ नॉर्थ पोल, और ये वाला पोल साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो ये हो गया नॉर्थ पोल रोटर का, और ये हो गया साउथ पोल रोटर का। एंड लेट्स सपोज दिस इज द क्वाड्रेचर एक्सिस, और ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एक्सिस है, और इसको हमने रेफरेंस एक्सिस मान लिया कि थीटा इज इक्वल टू 0 यही होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक्स एक्सिस हम जिसको बोलते हैं, इसी को हमने थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लाइन मान लिया और इसी को एक्सिस मान लिया, और बोला कि ये रोटर है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा एंगुलर स्पीड से, ओमेगा एंगुलर स्पीड से, ओमेगा रेडियन पर सेकंड स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है थ्रू ए प्राइम मूवर। तो प्राइम मूवर के द्वारा क्या हो रहा है, ये जो रोटर है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। और दूसरा हम क्या कर रहे हैं कि ये जो स्टेटर है इस पे हमने कंसंट्रेटेड कोयल रख रखी है। तो एक कंसंट्रेटेड कोयल में इस पे रख देता हूं, ये एक कोयल है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है। कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स है। एक कोयल है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, स्टेटर की एक कोयल है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है।
ये मान लो ये स्टेटर है, ऐसा सिलेंड्रिकल ऐसा स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर की तरफ स्टेटर में, क्योंकि रोटर अंदर है और उसके अंदर की तरफ, स्टेटर के अंदर की तरफ स्लॉट कटे हुए होंगे इनर पेरीफेरी पे, स्टेटर की अंदर की पेरीफेरी पे, इनर पेरीफेरी पे स्लॉट कटे हुए होंगे और उन स्लॉट में वाइंडिंग लगी हुई होगी जिसको हम आर्मेचर वाइंडिंग बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे आर्मेचर वाइंडिंग। ये है आर्मेचर वाइंडिंग। कैसी आर्मेचर वाइंडिंग है? एन टर्न की आर्मेचर वाइंडिंग है और कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है कि वहीं पर सारे के सारे टर्न्स लपेट दिए गए हैं, एक ही पोजीशन पे सारे के सारे टर्न्स लपेट दिए गए हैं। तो ये एन कोइल कंसंट्रेटेड वाइंडिंग हमने क्या कर रखी है? स्टेटर पे कर रखी है। एन कोइल कंसंट्रेटेड वाइंडिंग हमने स्टेटर पे कर रखी है। तो ये होगी। अब ऐसे ये 3 फेज सिंक्रोनस मशीन है, 3 फेज सिंक्रोनस अल्टरनेटर है। सपोज इट इज ए 3 फेज सिंक्रोनस अल्टरनेटर। तो 3 फेज सिंक्रोनस अल्टरनेटर है तो ऐसी 3 वाइंडिंग होनी चाहिए 120 डिग्री अपार्ट। ये अगर ए फेज है तो बी फेज यहाँ, सी फेज यहाँ, ऐसी होनी चाहिए। लेकिन हमको सिंपल यहाँ पर ईएमएफ इक्वेशन डिराइव करनी है, इसलिए हमारा काम एक फेज से भी चला जाएगा, एक फेज से भी चल जाएगा। और बाकी के 2 फेज के लिए हमको पता है आइडियली 120 डिग्री पीछे होते हैं, तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे। इसलिए मैं एक ही फेज को यहाँ पर बना रहा हूँ। अब इस एक फेज को मैं बना रहा हूँ तो इसमें मैंने यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स, और इसको लिख देता हूँ NPH, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। सपोज ये ए फेज है, ए फेज की ये ए कंडक्टर है, ये ए डैश कंडक्टर, ये ए कंडक्टर है, ये ए डैश कंडक्टर है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? n पर फेज। ये 3 फेज मशीन है एक्चुअली, बट हम यहाँ पर एक सिंगल फेज को दिखा रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, यहाँ पर भी लिख दो नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। तो n पर फेज कोइल कंसंट्रेटेड वाइंडिंग हमने यहाँ पर यूज कर लिया। रोटर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो ये बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन है सिंपली। ये 3 फेज वाइंडिंग है, 3 फेज मशीन है एक्चुअल में, और यहाँ पर बी फेज और सी फेज भी होगा। यहाँ पर बी 120 डिग्री बाद बी डैश, सी और सी डैश होगा, लेकिन हमको उसको नहीं दिखाना क्योंकि हमको पता है कि बी और सी फेज में 120 डिग्री पीछे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएंगे। ओके, तो इतनी सी एक कंस्ट्रक्शन है। अब हमको क्या करना है? हम जानते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन एनी कोइल। अब देखो ये रोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, यहाँ से एन पोल से फ्लक्स बाहर निकल रहा है और साउथ पोल में एंटर हो रहा है। तो फ्लक्स यहाँ से निकलेगा, इधर से घूमता हुआ आएगा, स्टेटर की कोर से यहाँ से चला जाएगा, फिर इधर से निकलेगा, स्टेटर की कोर से घूमता हुआ जाएगा, इधर चला जाएगा। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? सपोज रोटर की ओरिएंटेशन ये है, रोटर की ओरिएंटेशन ये है। जब रोटर का एन पोल यहाँ पर है और एस पोल यहाँ पर है, ये रोटर की ओरिएंटेशन है वेयर व्हेन एन पोल इज हियर एंड एस पोल इज हियर। जब एन पोल यहाँ पर होगा और एस पोल यहाँ पर होगा, तो ये जो कोइल है, स्टेटर की जो कोइल है, स्टेटर में जो कोइल इस तरीके से लपेटी गई है, इस तरीके से, ये इस तरीके से स्टेटर की इनर पेरीफेरी पे इस तरीके से जो कोइल लपेटी गई है, ये मान लो अगर ये स्टेटर है, ये स्टेटर खोखला नहीं है यहाँ पर, अगर ये खोखला होता तो हम इसको स्टेटर कंसीडर कर लेते। तो अपन हम मान के चले कि ये वाली सतह है, ये वाला जो स्टेटर के अंदर का पार्ट है, तो यहाँ से लपेटी, यहाँ से कोइल लगाई, इसको यहाँ से नीचे से घुमाया, ऊपर से लाया, नीचे से घुमाया, ऊपर से लाया, और ऐसे कितनी बार? n पर n बार लाया। n नंबर ऑफ टर्न्स की कोइल है, कितने की भी हो सकती है? 200 की हो सकती है, 100 की हो सकती है, 50 की हो सकती है। तो इस तरीके से कोइल लपेटी गई है। और हम जानते हैं फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल से कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है E, वो क्या होता है? E इज इक्वल टू माइनस डी साई बाई डी। The E is directly, E is depends on the flux linkage of the coil. E किस पे डिपेंड करता है? फ्लक्स एंड टाइम के साथ कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है उस पे डिपेंड करता है E। तो E is depends on the flux linkage, और हम इसको दूसरी टर्म में ऐसे भी बोल सकते हैं कि E is directly proportional to the flux cutting action। फ्लक्स कटिंग एक्शन का मतलब क्या है? d phi by dt। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कोइल को जितना फ्लक्स पर सेकंड काटेगा उतना ही उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इस कोइल को जितना फ्लक्स पर सेकंड काटेगा उतना ही ईएमएफ इसमें इंड्यूस्ड होगा। तो हमको यही निकालना है कि कितना फ्लक्स इसको पर सेकंड काटेगा। और फ्लक्स लिंकेज क्या होता है? फ्लक्स लिंकेज इज n/5। कितना नंबर ऑफ टर्न्स कोइल का है? ये जो कोइल है ए डैश कोइल है, इस कोइल में
कितने नंबर ऑफ टर्न्स है वो, और इसका फ्लक्स कितना है, इसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, वो किसको दिखा देना, टोटल फ्लक्स लिंकेज को। तो साई इज द फ्लक्स लिंकेज एंड फाई इज द फ्लक्स। सो अगर ईएमएफ की वैल्यू हमको निकालना है तो वो क्या होगी, E इज इक्वल टू माइनस डी साई बाई डी टी। और फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल क्या है, फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल यह है कि जब भी कोई कंडक्टर से फ्लक्स पास होता है, टाइम वेरिंग फ्लक्स पास होता है, या फिर जब भी कोई कंडक्टर किसी फ्लक्स को काटता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और उस ईएमएफ की वैल्यू इतनी होती है, उस ईएमएफ की वैल्यू इतनी होती है। तो हम मान के चले कि जो ये हम मानकर चलते हैं कि ये जो पोल बने हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड के पोल बने हैं N और S रोटर पर, इनकी वजह से, इन पोल की वजह से जो 5 फ्लक्स बनाते हैं, ये पोल कितना बनाते हैं 5, और ये फ्लक्स पर पोल, एक पोल का फ्लक्स हम मानते हैं 5। लेट सपोज फ्लक्स पर पोल इज 5 जो है वो फ्लक्स पर पोल है, एक पोल 5 फ्लक्स बनाता है, तो फ्लक्स की वैल्यू हमने मान ली 5। अब हमको वैल्यू निकालनी है फ्लक्स लिंकेज की, फ्लक्स लिंकेज की हमको वैल्यू निकालनी है। जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो कितना होगा, वो हमको निकालना है, फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू हमको निकालनी है। तो फ्लक्स क्या है, इस कॉइल से टाइम के साथ कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है वो वैल्यू हमको निकालनी है। इस कॉइल से टाइम के साथ कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है वो वैल्यू हमको निकालनी है। तो अब हम इस प्रोसेस में चलते हैं, फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू निकालने। कौन सी कॉइल के लिए, एडस कॉइल के लिए। तो वो कितना होगा, इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n पर फेज, तो ये n पर फेज, ये n पर फेज। अब फ्लक्स कितना होगा, इससे फ्लक्स कितना पास होगा इस कॉइल से, वो हम देखते हैं। वो टाइम के साथ चेंज होगा। कैसे होगा टाइम के साथ चेंज, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब रोटर इस पोजीशन में होगा, जब n पोल यहाँ पर होगा, s पोल यहाँ पर होगा, तो कॉइल तो इस तरीके से लपेटी गई, इस तरीके से लपेटी गई है, और n इधर है और s इधर है, तो फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है, यहाँ से यहाँ इधर जा रहा है फ्लक्स इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है फ्लक्स, यहाँ से निकल के ऐसे, और यहाँ से निकल के ऐसे। तो पूरा का पूरा फ्लक्स जो इस पोल से निकल रहा है, वो पूरा का पूरा फ्लक्स क्या हो रहा है, इस कॉइल से लिंक हो रहा है। तो मैक्सिमम फ्लक्स लिंक हो रहा है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे कॉइल से मैक्सिमम फ्लक्स लिंक हो रहा है। लेट्स सपोज दैट मैक्सिमम फ्लक्स इज 5, दैट मैक्सिमम फ्लक्स इज 5। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे ये मैक्सिमम फ्लक्स लिंक हो रहा है। अब जब ये रोटर इस पोजीशन पे आ जाता है, मींस जब n यहाँ की जगह यहाँ पर आ जाता है और यहाँ s यहाँ पर आ जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है, कॉइल किस तरीके से लपेटी गई, कॉइल इस तरीके से लपेटी गई, और फ्लक्स की डायरेक्शन भी क्या है, s है। तो क्या कॉइल के बीच में से फ्लक्स निकल रहा है, क्या कोई फ्लक्स कॉइल के बीच में से नहीं निकल रहा। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे दिख रहा है ना आपको, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे जो फ्लक्स लिंकेज होता है साई मैक्सिमम होती है। फिर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे जैसे ही रोटर 90 डिग्री मूव करता है, जैसे ही रोटर 90 डिग्री मूव करता है, तो जो फाई है वो कितना हो जाता है, 0। फाई मैक्सिमम की जगह साई, ये जो साई है फ्लक्स लिंकेज कॉइल से कितना हो जाता है, 0। तो हमको क्या पता चला कि जो कॉइल से फ्लक्स लिंक हो रहा है वो टाइम के साथ बदल रहा है। टाइम के साथ बदल रहा है या एंगल के साथ बदल रहा है, एंगल के साथ बदलो या टाइम के साथ बोलो, एक ही बात है। तो हमको ये पता चल गया मोटा मोटा यहाँ से कि जो कॉइल से फ्लक्स लिंक हो रहा है वो लिंकेज फ्लक्स टाइम के साथ बदल रहा है। टाइम के साथ कैसे बदल रहा है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है तो साई की फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू मैक्सिमम होती है, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू 0 होती है। तो ऐसा कोई फंक्शन है हमारे पास जो ये बताता हो कि थीटा पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती हो और 90 डिग्री पे उसकी 0 वैल्यू होती हो, तो ऐसा फंक्शन हमारे पास है। कोसाइन फंक्शन ऐसा है जिसकी 0 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू होती है और 90 डिग्री पे 0 वैल्यू होती है। तो हमको ये पता चला कि जैसे जैसे रोटर मूव करेगा उसके साथ साथ इस कॉइल से जो लिंकेज फ्लक्स होगा उस लिंकेज फ्लक्स की वैल्यू बदलेगी, और वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगी, कोसाइन फंक्शन के अकॉर्डिंग, और इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ थीटा। तो जो फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू आ गई हमारे पास, लिंकेज फ्लक्स साई एडस, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, NPH 5 cos थीटा। और थीटा क्या है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री कंसिडर्ड दिस एक्सिस। इस एक्सिस को अगर हम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और रेफरेंस एक्सिस कंसिडर करेंगे तो ये हमारा रेफरेंस एक्सिस है, उसके साथ बनने वाला एंगल। तो अगर मान लो ये ओमेगा स्पीड से, ओमेगा एंगुलर स्पीड से अगर ये रोटर घूम रहा है और इनिशियली ये यहाँ पर है तो टी टाइम के बाद ये कहाँ चला जाएगा, ये ओमेगा टी डिस्टेंस कवर कर लेगा, दैट इज ओमेगा टी। और ओमेगा टी बराबर क्या होता है, थीटा। ओमेगा टी बराबर क्या होता है, थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा को NPH 5 कोस ऑफ ओमेगा टी। थीटा को कोस ऑफ ओमेगा टी भी कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर कोई भी रोटर अगर ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है तो टी समय में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ओमेगा टी, या फिर कितना एंगल कवर करेगा, ओमेगा टी। और ओमेगा टी इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, यही तो होता है। तो थीटा को हम ओमेगा टी लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा हमारे रोटर की यहाँ एंगुलर स्पीड है और टी टाइम है, ठीक है। तो फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। तो फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू आ गई साई एडेस इज इक्वल टू NPH 5 कोस ओमेगा टी। NPH क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे निकला, NPH क्या है, इस कोयल के आर्मेचर जो कोयल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स, और क्योंकि हम एक ही फेज को कंसीडर करें, ए फेज को, इसलिए NPH मतलब पर फेज हमने कंसीडर कर लिया। फाई क्या है, फ्लक्स पर पोल है, वेयर फाई इज फ्लक्स पर पोल, हमने दिखा दिया फाई क्या है, फ्लक्स पर पोल है। और कोस ओमेगा टी क्या है, कोस ओमेगा टी इस चीज को बता रहा है कि जो हमारा फ्लक्स लिंकेज थ्रू दिस कोयल ए एडेस इट डिपेंड्स ऑन द कोसाइन फंक्शन। हमेशा फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू 0 नहीं होती जब रोटर घूमता है, या फिर हमेशा मैक्सिमम नहीं होती जब रोटर घूमता है, ये बदलती है। और किसके अकॉर्डिंग बदलती है, कोसाइन फंक्शन के अकॉर्डिंग बदलती है, इसलिए हमने इसकी वैल्यू को ये लिख लिया। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम हमारी बेसिक प्रोसीजर पे चलते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, यह इसका काम हमारा खत्म हो गया है। इस वाले डायग्राम से मुझे आपको इतना ही समझाना था। अब हमारी बेसिक कैलकुलेशन चलेगी। तो इतना आपने देख लिया कि जो EMF इंड्यूस्ड होता है वो माइनस डी साई बाई डी टी होता है, वेयर डी साई बाई डी टी किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्लक्स लिंकेज थ्रू द कोयल, कोयल से होने वाले फ्लक्स लिंकेज को रिप्रेजेंट करता है। और माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन यहाँ पर लेंस लॉ के अकॉर्डिंग लगाते हैं। हम सेकेंड ईयर में सब कुछ पढ़ चुके हैं कि माइनस साइन इज रिप्रेजेंटिंग द अपोजिशन, क्योंकि जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो किसी न किसी अपोजिशन की वजह से ही होगा, तो ये अपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड माइनस साइन इज अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, ठीक है। वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा छोटा सा डायग्राम बना के, अभी सिखाता हूँ आपको पोलैरिटी किस तरह की होगी। तो इस डायग्राम को मैं दोबारा बना लेता हूँ, एक छोटा सा डायग्राम, क्योंकि यहाँ मुझे आपको एक और चीज दिखानी है। तो ये कोयल ए एडेस हो गई, कोयल ए एडेस हो गई, ये हमारा रोटर, ये हमारा रोटर हो गया। दिस इज द एंड पोल, दिस इज द, ये कोई भी एक इंसिडेंट पे हमने इसकी कंसीडर कर लिए, किसी भी टाइम टी पे हमने इसको कंसीडर कर लिया, थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये किसी भी टाइम टी पे कितना एंगुलर डिस्टेंस कवर कर लिया इसने, ओमेगा टी, ये टी समय की बात है, कोई से भी टी समय की बात, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, E इज इक्वल टू माइनस डी साई बाई डी टी। तो यहाँ से वैल्यू रख दो, साई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, माइनस तो होगा डी बाई डी टी। साई की वैल्यू क्या है, NPH 5 कोस ओमेगा, तो यहाँ से लिखो NPH 5 कोस ऑफ ओमेगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो E ये माइनस तो रह गया यहाँ पर, NPH कांस्टेंट के बाहर आ गया। अब करो, फाई को कांस्टेंट मान लो, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, फाई को कांस्टेंट मान लिया और कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन किया। तो कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी। और क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ओमेगा भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस अब किसको कांस्टेंट मान लें, कोस ओमेगा टी को, ये कोस ओमेगा टी को कांस्टेंट मान लिया। अब किसका करें, फाई का, तो डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी, ये हमने कर दिया इसका डिफरेंशिएशन। अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसका थोड़ा फिजिकल मीनिंग समझते हैं, इस इक्वेशन का थोड़ा सा फिजिकल मीनिंग समझते हैं, या फिर इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस NPH 5 ओमेगा साइन ओमेगा टी, एक टर्म तो हमारे पास ये आ गई, माइनस माइनस प्लस माइनस NPH कोस ओमेगा टी डी फाई
इसको ए डैश बोलते हैं, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल ए डैश, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल ए डैश, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल ए डैश, इसको बोल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दो टर्म आ गई, एक टर्म ये आई NPH phi ओमेगा cos ओमेगा t और एक आई NPH cos ओमेगा t d phi by dt। ठीक है, इस टर्म में देखो ये ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड किसकी, रोटर की। मतलब क्या है, डायनेमिक चीज आ गई। अगर ये घूमेगा, अगर ये ओमेगा 0 हो जाए, ये रोटर घूमना बंद हो जाए तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, 0। ओमेगा की वैल्यू 0 होगी तो ये टर्म क्या होगी, 0। और ये ईएमएफ है, ये एक टर्म आई, ये भी ईएमएफ होगा, ये एक टर्म आई, ये टोटल एक ईएमएफ है, ये टोटल एक ईएमएफ है। क्योंकि हम जानते हैं करंट में करंट ऐड कर सकते हैं, क्या करंट में रजिस्टर ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर हम ईएमएफ निकाल रहे हैं तो ये टोटल टर्म क्या है, ईएमएफ, ये दूसरी टोटल टर्म भी क्या है, ईएमएफ। तो ये भी एक ईएमएफ है, ये भी एक ईएमएफ है। अब इस ईएमएफ को हम कुछ नाम देने जा रहे हैं और इस ईएमएफ को हम कुछ नाम देने जा रहे हैं। वो नाम किस तरीके से देंगे कि ये ओमेगा टर्म इसमें आई है, ये ओमेगा क्या, एंगुलर स्पीड, किसकी एंगुलर स्पीड, इस रोटर की एंगुलर स्पीड। यही तो कह रहे थे कि ये रोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। तो ओमेगा अगर ये घूमना बंद हो जाए तो ये वाला ईएमएफ कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब अगर डायनेमिसिटी इसकी खत्म हो जाए तो ये ईएमएफ कितना हो जाएगा, 0। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्योंकि ये किसकी वजह से घूम रहा है, रोटेशन की वजह से इंड्यूस्ड हो रहा है ये वोल्टेज इस कॉइल में, इसलिए इसको बोलेंगे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इसमें cos ओमेगा की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी, ओमेगा 0, cos ओमेगा t की वैल्यू 1 और d phi by dt, इसको बोलेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर फ्लक्स, ये जो फ्लक्स पर पोल है phi, अगर हम टाइम वेरिंग फ्लक्स प्रोवाइड करा दें, फ्लक्स कौन सा है, इस रोटर से निकलने वाला फ्लक्स, और इस रोटर से निकलने वाला फ्लक्स हमने कौन सा लिया था, डीसी। कौन सा लिया था, डीसी। मतलब phi तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर हम डीसी की जगह एसी लेते हैं इसको, अगर डीसी की तरह डीसी की जगह एसी फ्लक्स यूज करते हैं तो एसी फ्लक्स क्योंकि टाइम के साथ बदलता है तो ये टाइम के साथ बदलता, जो भी उसकी वैल्यू आती है हम यहाँ पर लिख देते। लेकिन हमने तो क्या किया था, यहाँ पर डीसी फ्लक्स यूज किया था। अब डीसी फ्लक्स का मतलब phi तो क्या है, कांस्टेंट। यहां से निकलने वाला फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि डीसी फ्लक्स है, समय के साथ नहीं बदलेगा, इसलिए दिस phi इज कांस्टेंट। अगर ये phi कांस्टेंट है तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ कितना होगा, 0। तो ये टर्म कितनी हो जाएगी, 0। ये वाली टर्म कितनी होगी, 0। तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बच जाएगा, नहीं दिख रहा। ये तो दिख रहा है, स्टैटिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और दिखा देते हैं, ओके, ठीक है। तो ये phi हमने डीसी यूज किया था, डीसी की जगह एसी यूज करते हैं, यहाँ पर एसी सप्लाई देते हैं। हमने जो ये कॉइल्स यूज करी थी क्रॉस डॉट वाली, इनको अगर हम डीसी की जगह एसी यूज करते हैं, डीसी की जगह एसी कॉइल्स यूज, यहाँ पे एसी सप्लाई इसको प्रोवाइड कराते हैं, तो ये टर्म 0 नहीं होती, तो ये ईएमएफ इंड्यूस्ड होता, ये ईएमएफ इंड्यूस्ड होता। यहाँ पर कोई डायनामिसिटी का रोल नहीं है, अगर स्पीड 0 होती तो भी फ्लक्स लिंकेज होता कॉइल से, क्योंकि टाइम वेरिंग फ्लक्स कॉइल से पास होता, इसलिए ईएमएफ कॉइल में इंड्यूस्ड हो जाता। तो उस केस में क्या होता, ये वाली टर्म इंड्यूस्ड होती, तो वो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ को बोल देंगे, क्योंकि उसमें घूमने और नहीं घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए इन दोनों को हमने ये टर्म यूज किया। अब कई लोग पूछते हैं कि एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हम डीसी सप्लाई क्यों प्रोवाइड करते हैं, डीसी सप्लाई क्यों प्रोवाइड करते हैं रोटर को। अगर रोटर को डीसी सप्लाई प्रोवाइड नहीं करेंगे और आप देखो यहाँ पर एसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो इस वोल्टेज में से ये वोल्टेज रिड्यूस होगा और रिजल्टेंट वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक कारण ये भी है, ठीक है, कि रिजल्टेंट वोल्टेज कम हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर एसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, phi की d phi by dt 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 तो जब भी होगा जब phi कांस्टेंट होगा, तो इसमें से ये वैल्यू कम हो जाएगी और इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल कम हो जाएगा। जबकि हमको तो उतना ही सामान हमारा लगा है इसमें, अगर हम देसी भाषा में बोले हैं तो हमने वो सब कुछ इसमें लगा दिया, फिर भी अगर इसको एसी सप्लाई देंगे तो हमारा ईएमएफ कम हो गया, डीसी सप्लाई देंगे तो हमारा ईएमएफ बढ़ गया, तो हम इसको डीसी सप्लाई दे दिए। एक कारण ये भी है, तो इसको हमने डीसी सप्लाई दे दिया, इसकी वैल्यू 0 हो गई, 0 हो गई तो हमारा EAS, यहां से मैं लिख रहा हूं, यहां से लिख रहा हूं, यहां से इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। दिस टर्म बिकम्स 0, दिस टर्म्स बिकम 0 बिकॉज ऑफ डीसी सप्लाई, because of phi is constant। 0 क्यों हो गया, because phi is constant। phi constant क्यों है, नहीं दिख रहा क्या,
फाई इज कांस्टेंट। चलो ये वाली टर्म बिकम्स जीरो, ये टर्म जीरो हो गई, क्यों? बिकॉज चूंकि फाई इज कांस्टेंट, जो फ्लक्स पर पोल है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि उसको डीसी सप्लाई दिया। तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल ए डैश पे आ गया निकल के एम्पीएच, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, फाई ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। ये आ गया हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। एक इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमको मिल गया इस कॉइल में, कॉइल ए डैश में एनपीएच फाई ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो इतना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया हमारी कॉइल में, और यही ईएमएफ की इक्वेशन है। हम इसको थोड़ा और सॉर्ट आउट कर लेते हैं, इसको थोड़ा और सॉर्ट आउट कर लेते हैं, और उसको थोड़ा और सॉर्ट आउट कैसे करेंगे कि यहां पर आप देख रहे हैं एनपीएच को एनपीएच रहने दो, फाई को फाई रहने दो, फ्लक्स पर पोल ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, और उसको रहने दो साइन ओमेगा टी। ये हो गया साइन ओमेगा टी, ये हो गया ई ए एन एस। ये हमारा इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको एक चीज लिखना चाहता हूं। ओमेगा मैंने यहां पर इलेक्ट्रिकल मान लिया, ओमेगा इलेक्ट्रिकल माना जब भी 2 पाई है। ठीक है, ओमेगा मैकेनिकल नहीं माना इसको, क्योंकि ये इस प्रोसेस में मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गया है, और ये आपको इसलिए पता नहीं चला क्योंकि मैंने 2 पोल की मशीन कंसीडर की है। तो ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ डिप्लोमा लेवल से थोड़ी सी आगे की चीज है, लेकिन अगर इस वीडियो को कोई बीटेक वाला बंदा भी देख रहा है या फिर हायर एजुकेशन वाला बंदा भी देख रहा है, तो यहाँ पर मैंने ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ इसलिए रख दी है क्योंकि ये ओमेगा इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गया है, और वो हमको पता इसलिए नहीं चला इस डेरिवेशन में ओमेगा इलेक्ट्रिकल में कैसे कन्वर्ट हो गया ओमेगा मैकेनिकल से, क्योंकि ये ओमेगा तो एंगुलर स्पीड है, दैट इज मैकेनिकल स्पीड। ठीक है, तो ये ओमेगा मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कैसे कन्वर्ट हो गया, ये हमें 2 पोल की मशीन की वजह से पता नहीं चला। अगर इसी इक्वेशन को हम 4 पोल की मशीन के लिए डिराइव करते या फिर n पोल की मशीन के लिए डिराइव करते, तो हमको ऑटोमेटिकली पता चल जाता कि ये ओमेगा इलेक्ट्रिकल है ना कि ओमेगा मैकेनिकल। ये बात आपको याद रखना है, और जरूर याद रखना है कि दिस इज ओमेगा। इस इक्वेशन में बाहर जैसे ओमेगा आता है वो ओमेगा इलेक्ट्रिकल हो जाता है। ठीक है, तो ये ओमेगा इलेक्ट्रिकल, इसीलिए मैंने इसको 2 पाई एफ लिख दिया। जिनको ये बात समझ में आ रही है ठीक है, जिनको नहीं आ रही कोई बात नहीं। जब 4 पोल की ईएमएफ इक्वेशन मशीन के लिए हम ईएमएफ इक्वेशन डिराइव करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। और वैसे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए जरूरी भी नहीं है कि वो 4 पोल की मशीन के लिए ईएमएफ इक्वेशन डिराइव करें, लेकिन फिर भी कोई समझना चाहता है तो मेरे से पर्सनली आके मिल सकता है, समझ सकता है कि ये ओमेगा इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये वाला ओमेगा जो है इलेक्ट्रिकल है मैकेनिकल है, तो दिस इज इलेक्ट्रिकल, पर इनिशियली इट इज मैकेनिकल क्योंकि ओमेगा एंगुलर स्पीड है रोटर की। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो ये चीज हमने निकाल दी। अब ये तो क्या है, ये तो हमारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है कोयल का, कोयल ए डैश में प्रोड्यूस होने वाला इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। हमको आरएमएस वोल्टेज निकालना है, ए डैश का कौन सा वोल्टेज निकालना है, आरएमएस वैल्यू निकालनी है। आरएमएस वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम डिवाइड बाय √2, मैक्सिमम डिवाइड बाय √2। ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। तो एनपीएच फाई 2 पाई एफ में किसका भाग दे दो, √2 का, तो आ जाएगी ई डैश की आरएमएस वैल्यू। √2 का भाग देंगे 2 और 2 √2 पाई एफ 5 एनपीएच। This is the equation. This is the equation of induced EMF in coil A dash. Of induced EMF in coil A dash. RMS value. तो यहाँ से इसको और सोल्व करोगे तो बराबर इस दोनों को सोल्व करोगे, √2 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.44 आ जाएगा। F5. F क्या है, फ्रीक्वेंसी। F इज फ्रीक्वेंसी, phi इज फ्लक्स पर पोल, और एनपीएच आप जानते ही हो, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। एनपीएच नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। अब क्या होगा, अगर
फेज बी की बात करेंगे तो साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री हो जाएगा, फेज सी की बात करेंगे तो साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री हो जाएगा, बाकी वैल्यू सब सेम रहेगी। यही तो अंतर होता है सिंगल फेज और थ्री फेज में। तो हमने एक ईएमएफ इक्वेशन सिंक्रोनस मोटर की बिल्कुल इजीली डिराइव कर ली है, कुछ नहीं किया, एक डिफरेंशिएशन किया और बहुत सारी चीजें भी यहाँ से हमने सीख ली है। अब बात आती है यहाँ पर कि इसमें क्या, अगर मान लो इसको मैं लोड कनेक्ट करूंगा इस कोइल पे, ये मैंने लोड कनेक्ट कर दिया इस कोइल पे, एक्सटर्नली कोई लोड कनेक्ट कर दिया इस कोइल पे आरएल, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी फॉर दिस पोजीशन, किस पोलैरिटी के ईएमएफ इंड्यूस्ड होंगे इस पोजीशन के लिए। तो एक बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, आप समझो तो मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा दोनों तरीके से आप समझ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर हम इस वीडियो को एंड भी करेंगे कि द पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ क्या होगी। तो पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ किस पे डिपेंड करती है? लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या है? या फिर डायरेक्शन ऑफ करंट किस पे डिपेंड करती है? लेंस लॉ पे। लेंस लॉ क्या है? लेंस लॉ क्या है? उन्हीं कारणों का विरोध करता है जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, या फिर जो इंड्यूस्ड करंट होगी, यहाँ पर जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो उन्हीं कारणों का विरोध करेगी जिनकी वजह से प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, जब ये रोटर इस पोजीशन में था तो कॉइल में फ्लक्स लिंकेज कितना था? मैक्सिमम। जब ये इधर जा रहा है, यहां से यहां तक आ रहा है, तो फ्लक्स लिंकेज क्या हो रहा है? घट रहा है। फिर ये जब यहां से यहां आएगा तो फ्लक्स लिंकेज बढ़ेगा, फिर यहां पर मैक्सिमम हो जाएगा, फिर ये यहां से यहां आएगा तो घटेगा, फिर यहां जीरो हो जाएगा, फिर यहां पर बढ़ेगा। तो स्टेटर रोटर की इस पोजीशन के लिए जब रोटर यहां से यहां जा रहा है तो फ्लक्स लिंकेज कॉइल का क्या हो रहा है? घट रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम था। फ्लक्स लिंकेज की इक्वेशन क्या है? psi a dash is equal to NPH phi of cos omega t। तो ओमेगा टी क्या है? थीटा। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे मैक्सिमम है, जैसे जैसे इधर जाओगे कम होगा। तो इन कोइल में ईएमएफ इस डायरेक्शन का इंड्यूस्ड होना चाहिए, या करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में फ्लो होनी चाहिए जो फ्लक्स लिंकेज को बढ़ाए। क्योंकि ये यहां से यहां जा रहा है तो फ्लक्स लिंकेज कम हो रहा है, तो ईएमएफ should be induced in such a direction that will increase the flux linkage। जब ये यहां से यहां जा रहा है, जब ये यहां से यहां आएगा तो फ्लक्स लिंकेज क्या होगा कोइल का? इसकी वजह से ये जो फ्लक्स है, रोटर का फ्लक्स है, वो क्या होगा? कम होगा। रोटर का फ्लक्स लिंकेज बढ़ेगा, क्योंकि cos 90 से cos 180 की तरफ जाएंगे तो cos की वैल्यू बढ़ेगी, तो फ्लक्स लिंकेज बढ़ेगा। तो यहां से यहां तक इस कोइल का फ्लक्स लिंकेज इस रोटर के फ्लक्स की वजह से घट रहा है, यहां से यहां बढ़ रहा है। तो इस कोइल में इस तरह का करंट फ्लो होना चाहिए जो दोनों इंस्टेंट पे इसका अपोज करे। दोनों इंस्टेंट पे अपोज करने का मतलब क्या है? जब यहाँ पर नेचुरली फ्लक्स कम हो रहा है तो ये बढ़ा है, और जब यहाँ पर बढ़ रहा है तो ये घटा है। अब सपोज मैं यहाँ पर मान लेता हूँ डॉट पोलैरिटी का ईएमएफ, और यहाँ पर मान लेता हूँ क्रॉस पोलैरिटी का ईएमएफ। क्या माना मैंने? कि यहाँ पर मान लिया होगा नहीं होगा नहीं पता, मान लिया कि यहाँ डॉट होगा और यहाँ क्रॉस होगा। तो डॉट का मतलब क्या है? करंट बाहर निकलेगी, और क्रॉस का मतलब क्या है? करंट अंदर जाएगी। इसका मतलब करंट इस तरीके से फ्लो होगी, लोड करंट होगी, इस तरीके से फ्लो होगी। अब इस तरीके से फ्लो होगी तो आर्मेचर की वजह से, क्योंकि स्टेटर पे आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर की वजह से फ्लक्स किधर जाएगा भैया? आर्मेचर की वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो किधर जाएगा? यहाँ पर क्रॉस है तो यहाँ पर अंगुलियां घुसाओ, यहाँ पर डॉट है तो यहाँ से बाहर निकालो, एंटर द फिंगर्स हियर एंड आउट द फिंगर्स फ्रॉम हियर। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? फ्लक्स लाइंस होगी। तो देखो इस डायरेक्शन में फ्लक्स लाइंस होगी, तो मतलब एन पोल यहाँ पर बनेगा स्टेटर का, और एस पोल यहाँ पर बनेगा स्टेटर का। ये स्टेटर का एन पोल बना है यहाँ पर, क्योंकि फ्लक्स लाइंस ऐसे जा रही है ना, तो एन पोल यहाँ पर और एस पोल यहाँ पर। स्टेटर की बात होगी। अब मुझे बताओ, जब ये यहां से यहां जा रहा है तो इसकी फ्लक्स लाइंस जा रही है ऐसे, और वो जैसे जैसे यो मूव करता है तो फ्लक्स लाइंस क्या होती है? डिक्रीज होती है यहां से यहां तक। तो इसकी फ्लक्स लाइंस इस करंट की वजह से फ्लक्स लाइंस कैसे जा रही है? ऐसे। तो ये इस फ्लक्स लाइंस में ऐड हो रही है कि नहीं हो रही? ऐड हो रही है। ठीक है, ये यहां से घूम के कैसे आ रही है फ्लक्स लाइंस? ऐसे, फिर ऐसे तो जा रही है फ्लक्स लाइंस। ठीक है, स्टेटर की वजह से। तो जब यहां से यहां जा रहा है तो इसकी फ्लक्स लाइंस ऐसे जा रही है, इधर जाओगा तो ऐसे जा रही होगी, इधर होगा तो ऐसे जा रही होगी। तो इन फ्लक्स लाइंस में इधर यहाँ इस पोर्शन में ये फ्लक्स लाइंस क्या होती है? रोटर की फ्लक्स लाइंस में ऐड हो रही है। इसका मतलब अपोज कर रही है, क्योंकि ये इधर से इधर जाएगा तो इस कोइल से जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो कम हो जाएगा रोटर की वजह से।
तो ये इंक्रीज कर देगी फ्लक्स लाइंस को। और इस केस में इसकी फ्लक्स लाइंस कैसे आएगी, ऐसे ऐसे, स्टेटर की वजह से फ्लक्स लाइंस कैसे आएगी, ऐसे। तो ऐसे आ रही है, इसका मतलब क्या कर रहा है, यहां से रोटर का फ्लक्स लिंकेज यहां से यहां आएगा तो बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा क्योंकि ये रोटर का एन पोल यहाँ पर आ जाएगा ना, एन पोल यहाँ आएगा तो वो ऐसे निकलेगी और ये ऐसे आएगी, तो ये उसका अपोज कर दिए। मतलब मैंने जो डॉट और क्रॉस पोलरिटी मानी है वो सही मानी है, सही मानी है। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। अब ये हो सकता है आपके लिए थोड़ा लेंथी पड़ जाए, या फिर आप पहली बार सीख रहे हैं इसलिए आपको थोड़ी सी डाउट हो जाए, तो मैं इससे और सीधा मेथड आपको बता देता हूं। ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ है वो उन्हीं कारणों का विरोध करेगा जिनकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है। किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, रोटर के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। अगर रोटर का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना बंद हो जाए तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होना कॉइल में बंद हो जाए। ठीक है, यही बात है। तो किसका विरोध करेगा, इसको इधर नहीं घूमने देगा। करंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होनी चाहिए कि वो रोटर को इधर नहीं घूमने दे, उल्टा घुमाने की कोशिश करे, या फिर इधर नहीं घूमने दे। तो ठीक है, मैंने मान लिया कि यहाँ डॉट और यहाँ क्रॉस, तो इसकी वजह से करंट ऐसे बनेगी, तो फ्लक्स लाइंस यहाँ एन पोल बनेगा, यहाँ एस पोल बनेगा। ये एस पोल क्या करेगा, इस एन पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये एन पोल क्या करेगा, इस पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो स्टेटर पे बनने वाले एन और एस पोल इस रोटर को ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब अपोज कर रहे हैं, इसका मतलब स्टेटर का फिनोमिना रोटर के फिनोमिना का अपोज कर रहा है, और इसी अपोजिशन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। और यही अपोजिशन लेंस लॉ है, यही अपोजिशन जो हमने माइनस साइन कंसीडर किया था, E बराबर माइनस डी उस अपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक कंप्लीट ईएमएफ इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया सिंक्रोनस मशीन की, और आपको बेसिकली बता भी दिया है कि कब डॉट पोलरिटी होगी और कब क्रॉस पोलरिटी होगी। और यहां से एक बेसिक चीज आप याद रखें कि अगर इस तरह की, इसको आप बेसिक मान लें कि कोई भी रोटर अगर एन पोल यहां पर हो, एस पोल यहां पर हो, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हो, तो उसके एन पोल के जस्ट मिलने वाली कॉइल में डॉट पोलरिटी का ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। फिर ध्यान से सुन लो कि अगर कोई भी रोटर इस तरह की स्ट्रक्चर का हो, मींस उस पे एन पोल यहां पर हो, एस पोल यहां पर हो, और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हो, तो उसके एन पोल के जस्ट सामने वाली कॉइल में हमेशा क्या होगा, डॉट पोलरिटी का ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ये रेफरेंस आप मान लें, क्योंकि जब आर्मेचर रिएक्शन सिंक्रोनस मशीन की हम पढ़ेंगे तो वहां पर ये हमको बहुत काम में आने वाला है। फिर ध्यान से सुन लो कि एन पोल को अगर ये रोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो उसके एन पोल के जस्ट सामने वाली कॉइल में कौन सा पोलरिटी का ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, डॉट पोलरिटी का। और ध्यान से रखना, जैसे ही ये एन पोल यहां तक आएगा तब तक यहाँ डॉट होगा या क्रॉस होगा। जैसे ही एन पोल यहां से नीचे आ जाएगा, घूम के एन पोल यहां से नीचे आ जाएगा और साउथ पोल इधर चला जाएगा, तो इसमें क्रॉस पोलरिटी का ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, इसमें डॉट पोलरिटी का ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो आप देखोगे जब भी रोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और उसको जो भी कॉइल मिलेगी, तो हमेशा एन पोल के अंडर वाली कॉइल में डॉट पोलरिटी का ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, और इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद कोडिंग कॉइल क्या होती है और डिस्ट्रीब्यूटेड कॉइल क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, बहुत ही फिनोमिना नहीं बोलेंगे, सॉरी, इसको फिनोमिना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंक्रोनस मशीन का कंस्ट्रक्शनल फीचर है कि ऐसा हम क्यों करते हैं और हमको करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसे करते हैं और उसका इफेक्ट क्या होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक वीडियो में हम देखेंगे कोडिंग कॉइल के बारे में, और दूसरे वीडियो में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बारे में और डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग के बारे में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।